क्लास 12th। ये इसके पहले संस्कृति क्या है का आप पढ़ चुके हैं, उसी को आगे हम और पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से देखिएगा पेज नंबर 96। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है और कमल के फूल खिलते रहते हैं। कूप मंडूकता और दुनिया से रूठकर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। यहाँ पर लेखक जो है ये समझाना चाह रहे हैं कि जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। जैसे कि कुछ संस्कृति ऐसी है कि वो अपना सब जगह देती फिरती है और कुछ है खाली लेना जानती है। तो ये सामान्य सी बात है कि जो लोग खाली लेते रहते हैं तो वो संकुचित उनका सब दायरा हो ही जाएगा। लेकिन जो लोग देना भी जानते हैं, हमेशा कहते हैं ना, हाथ ऐसे देने के लिए करो, खाली लेने के लिए नहीं करो, तो उनका कहना है कि उस एक न एक दिन उनका दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। एक वो जगह है जहाँ से सब लोग हमेशा ले सकते हैं, तो वो और विस्तार में ही रहता है, वो कभी नहीं सूखता है। उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है। अब जहाँ से निकलती जाएंगी चीज़ें तो फिर वो उसका फ्लो बना रहेगा, उसमें चीज़ें आती ही रहेंगी। जैसे पानी का बहाव, एक पानी अगर एक जगह ठहरा हुआ है तो वो गंदा पानी हो जाएगा, लेकिन अगर वही पानी बहाव में है, बहता जाएगा तो वो स्वच्छ जल आता ही जाएगा। सेम वही चीज़ संस्कृति के साथ भी है। और कमल के फूल खिलते रहते। कमल के फूल खिलने से मतलब कमल के लिए कहा जाता है कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो बहुत ही दिक्कतों में रहने के बाद भी जो लोग पनपते हैं उनको कमल के फूल की संज्ञा दी जाती है कि अरे वो तो कमल के फूल की तरह से हैं कि गंदे पानी में भी रह के वो इतने सुंदर रूप में आ गए। कूप मंडूकता, कूप मंडूकता होती है कुएं का मेढक। जैसे एक कुएं का जो मेढक होता है वो बस अपनी पूरी दुनिया कुएं को ही समझता है और उसी में गोल 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 घूमता रहता है, लेकिन और वो बाहर का कुछ देखा नहीं रहता। ऐसे ही हम लोग के यहाँ जो लोग बहुत कम जानते हैं उनको कहा जाता है अरे बिल्कुल कूप मंडूक है, मतलब खाली कुएं के मेढक हैं उतनी ही दुनिया जान रहे हैं। लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको ये संज्ञा नहीं दी जाती है, क्योंकि उनको बाहर का भी ज्ञान है। तो कूप मंडूकता और दुनिया से रूठकर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला को विकसित होते देखते हैं तो तुरंत पास पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषा में हम उसके उत्स की खोज करने, उत्स मतलब जहाँ से स्रोत होता है, जो जहाँ से निकलता है। पहले एक भाषा में शैली और कीट्स पैदा होते हैं, तब दूसरी भाषा में रविंद्र उत्पन्न होते हैं। कि शैली और कीट्स जो है इंग्लिश में उन लोगों ने बुक्स लिखी, तो उसके बाद से यहाँ बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उभर के आए। और फिर जो कोई भी पुस्तकें या ग्रंथ पसंद आते हैं फिर उसका अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे रामचरितमानस का ही 18 भाषाओं में अनुवाद हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये तो बहुत पहले का ही अनुदित था। तो अभी भी कोई भी ग्रंथ होता है तो उसको जितनी भी भाषाओं में चाहते हैं लोग तो अनुवाद कर देते हैं, ताकि जो उनकी संपर्क भाषा है, जो उनको आसानी से समझ में आती है, उस भाषा में उस चीज़ को, उस ज्ञान को वो ले सकें। फिर पहले एक देश में बुद्ध होते हैं, तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। पहले जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान सबको पता चलता है, उसके बाद पता चलता है कि ईसा मसीह दूसरी जगह पे हुए। सेम देखिए, जितने भी लोग हुए हैं हमारे यहाँ धर्म के प्रवर्तक लोग, सब मिला जुला कर बातें एक ही करते हैं।
उनके अंदर क्योंकि ऐसी कूपमंडूकता नहीं है कि वो खाली कहें कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म के हैं तो खाली हिंदू धर्म वाले फॉलो करें, हम मुस्लिम हैं तो खाली मुस्लिम वाले फॉलो करें, हम क्रिश्चियन हैं तो खाली क्रिश्चियन वाले फॉलो करें। खुला हुआ है धर्म का दरवाज़ा। उन्होंने अपना उपदेश दिया, किसी भी धर्म के कोई भी आए और वो उस धर्म को, जिसको जो अच्छा लगा उस धर्म को, उनके उपदेश को ग्रहण किए। तो इस तरह से सारे देश में जो है, सारे जो धर्म प्रवर्तक हैं वो सब मिलाकर एक ही बातें हैं। जैसे वही गीता में है, वही कुरान में, वही रामायण में, वही बाइबल में, बस कुछ आगे पीछे चीज़ें दी हुई हैं। कुछ जगह में कुछ कम है, कुछ जगह में कुछ ज़्यादा है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता। हम लोग उर्दू भाषा से अपरिचित रहते, लेकिन वे लोग हमारे देश में आए और यहाँ पर रहने लगे तो हमारे देश में उर्दू भाषा का प्रचलन बढ़ा। और न ही मुग़ल कलम की चित्रकारी ही यहाँ पैदा होती। मुग़ल की चित्रकारी बहुत अच्छी होती। यहाँ पर आपको हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मुग़ल काल में कितना अच्छा भवनों की चित्रकारी, और जो दीवारों पर, इसको बोलते हैं भित्ति चित्र, दीवारों पे जो बना रहती है कलाकृतियाँ, तो यहीं पर पैदा हुई। अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता, और यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए तब से हमारे यहाँ तो हमारी खाली मूलभूत एक ही संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो खाली देवताओं से रिलेटेड थी और यहाँ की भाषा से रिलेटेड थी। लेकिन जब यूरोपीय आए, क्रिश्चियन यहाँ पर वो आए, व्यापार करने आए लोग, अंग्रेज़ आए, तो तब हमारे यहाँ इस चीज़ों का विकास हुआ, नई टेक्निकल चीज़ें हमारे यहाँ आईं और इनकी विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव पड़ा। और राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नहीं लेते जिस समय उनका जन्म हुआ। तो ये लोग भी उससे प्रभावित हुए। ये जो दयानंद सरस्वती, विवेकानंद वगैरह थे, उस समय इन लोग का जन्म हुआ और नई नई वैज्ञानिक चीज़ों को इन लोगों ने भी ग्रहण किया, उस समय की विचारधाराओं पर अपनी छाप छोड़ी। जब भी दो जातियां मिलती हैं उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है। जब भी कोई दो लोग मिलते हैं तो फिर वो अपना अपना विचार रखते हैं। जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम अपना विचार रखें, आप अपना विचार रखें, तो जाहिर सी बात है कि विचार जो है और पुष्ट हो गए, कुछ अच्छी चीज़ें मिलकर और अच्छी चीज़ बन जाती हैं। जब भी दो जातियां मिलती हैं उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। इस लाइन को अंडरलाइन करिए कि आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो संस्कृति की सबसे बड़ी चीज़ है। और इसी से वो, जिसको कहते हैं ना नॉलेज अपडेट होना, हर चीज़ें इस अपडेट करनी पड़ती हैं। तो जब हम लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो वो पुरानी चीज़ें नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखिए सारी चीज़ें वही हैं, जिस समय जो भी पुरानी चीज़ें खोली, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, जो पुराने समय के आर्यभट्ट थे या ये पुराने जो विचारक लोग थे, जो भी खोज किए, वो आज भी देखिए जोड़िए तो उस आज की नई टेक्निक से जोड़ लीजिए तो वो नई चीज़ नए रूप में बन जाती हैं। तो इसलिए पुरानी चीज़ें एक स्थिर रहती हैं, उसको हम नए नए तरीके से फिर अपना उस पर ज्ञान रखते हैं जिससे कि वो ज़िंदा रहती है। केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। मतलब ये जो संस्कृति है वो खाली ऐसा नहीं कि हमारे रहन सहन पहनावे पर ही होता है, ये हमारे दर्शन और विचार पर भी, जो हमारी फिलॉसफी उस समय होती है,
जो हमारा विचार होता है, जो अलग अलग वैज्ञानिकों का विचार होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जिस तरह का हमारा समाज होता है, हमारी लेखन शैली उसी से प्रभावित होती चली जाती है। वो समय की मांग होती है कि हम क्या चीज़ लोगों को दें। तो जो हमारे यहाँ दर्शन का प्रभाव पड़ता है, फिलॉसफी का प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजी का प्रभाव पड़ता है, विज्ञान का प्रभाव पड़ता है, मैथ्स का प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ का प्रभाव ये उस समय की सामयिक परिस्थितियों पर टिका रहता है, जो हमारी संस्कृति में खुद ब खुद मिलती हुई चली जाती हैं। एक बहुत पुराने 1000 साल पहले के इंसान के विचार से और आज के विचार में मूल जड़ें तो वही हैं, लेकिन आज का जो बच्चा है वो नई चीज़ें उसमें प्रेजेंट करेगा कि ये चीज़ें, इसको अगर इस तरीके से हम करते हैं तो थोड़ा काम और जल्दी हो जाए। क्यों आप लोग नई नई टेक्निक्स अपने लगाते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं कि संस्कृति और उससे मिलती जुलती है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आवाज़ दूसरे देशों में भी मिलते जुलते दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती है। जिस समय एक जगह एक आवाज़ उठती है तो उसी से रिलेटेड दूसरी जगह भी आवाज़ उठ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि और दूसरी जगह वो आवाज़ नहीं उठी थी, लेकिन हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई शब्द आप पढ़े इसमें नया, फिर वो आपके जीवन में चलता रहता, फिर उससे रिलेटेड अगर कोई भी काम होता है, अरे हम तो ये पढ़े थे या यहाँ पे ये चीज़ थी, तो वो माइंड में घूमता रहता है, तो उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। एक देश में जो धर्म खड़ा होता है वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। यही नहीं, बल्कि प्राचीन जगत में तो बहुत से ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। मतलब एक जगह के जो देवी देवता होते हैं, बहुत पहले आप यूरोपियन में पढ़े होंगे, क्या जरथुस्त्र करके देवता थे, तो सूर्य देवता थे, अग्नि देवता थे, तो नाम बस चेंज रहता है, पूजा का ढंग चेंज होता है, लेकिन रहते वही देवता हैं। हम लोग आज भी पुरानी संस्कृति की सूर्य भगवान को जल देते हैं। बहुत सारे देशों में सूर्य की पूजा होती है, लेकिन दूसरे ढंग से होती होगी, क्योंकि सबके अलग अलग भगवान एक ही है, हम उसको अलग अलग ढंग से पूजते बस हैं। कहीं पर हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, कहीं पे नमाज के रूप में पढ़ते हैं, कहीं खाली प्रेयर करते हैं, तो वो बस हमारे तरीके चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है भगवान बदल गए, भगवान वही हैं। बस जो लोग कुछ संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, वो उसमें कट्टरता लगा देते हैं। कट्टरता लगाने से मतलब संकीर्णता पैदा, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे नहीं करो। बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, तुम उनको नहीं छुओ, तुम उनको नहीं छुओ, तुम मेरे घर में नहीं है, हम तुम्हारे हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, हम तुम्हारे हाथ का नहीं कर। ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब सारी चीज़ें अब थोड़े खुले रूप में आ रही हैं। अब ये भावना ही ख़त्म हो गई, यानी हमारी संस्कृति और समृद्ध हो गई। संस्कृति की जो मूल चीज़ें थी वो तो वही है, लेकिन इसमें और समृद्धि बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हम और चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हमें अच्छी लगती है। कि पहले तो लोग एक वस्त्र पहनकर भोजन बनाया करते थे, जब तक किचन में है बाहर नहीं निकलेंगे, बहुत ज़्यादा कट्टरता का वो रहता था। अलग अलग धर्म, दूसरे जाति के हैं तो हम उनका छुआ नहीं खाएंगे, ऐसा अब कुछ नहीं है। अब हमारी संस्कृति और पुष्ट और समृद्धि हो गई, अपडेट हो गई है, नए रूप में आ गई है। तो जो एक जगह का धार्मिक रिवाज होता है वही दूसरे जगह का रिवाज बन जाता है, और वही आदत सी बन जाती। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके, जज्ब करना मतलब जैसे मर्ज कर देना, मिला लेना, उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ बची हुई हैं। तो यहाँ पर
सांस्कृतिक दृष्टि से वही देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध होता है जो अपने अंदर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को अपने अंदर समा लेता है। तो भारतीय संस्कृति इस दृष्टि से सबसे समृद्ध मानी जाती है क्योंकि ये अनेक संस्कृतियों का समन्वय है, अनेक जातियों का समन्वय है, अनेक धर्मों का समन्वय है। सभी लोग और सभी स्वतंत्र हैं। सबसे बड़ी बात कि जो जिस भी धर्म और संस्कृति का है, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोगों को स्वतंत्र कर दिया गया। ये एक फंडामेंटल राइट में ये एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया कि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई किसी दूसरे के धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हमारी मर्जी कि हम जिस भी धर्म में हम पूजा करें, हम जिस भी धर्म के लोगों के साथ संपर्क बनाएं, उठे बैठे मित्रता करें, तो सब लोग बिल्कुल स्वतंत्र। हमारे फंडामेंटल में राइट में ये डाल दिया गया है। तो इसलिए हमारे यहाँ के भारतीय संस्कृति जो है वो सबसे समृद्ध संस्कृति है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय है। हाँ, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ बची हुई हैं। अब देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन अगर कभी एक साथ देखा जाए तो लगता है कि अलग अलग देश हैं क्या ये, अलग अलग स्टेट कितना मतलब जब प्रेजेंट करते हैं अपनी संस्कृति को। आप देखिए ये गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी पे जब झांकी निकलती है तो लगता है ना कि अरे हमारे भारत में इतनी संस्कृतियाँ, इतनी भाषाएं, इतने तरह के लोग हैं, इतनी वेशभूषा है, इतना खान पान का वो है कि किस तरीके से जो है वो, और सब लोग अपने अपने में स्वतंत्र हैं। सब लोग एक दूसरे के उसको जब आते जाते हैं तो आदान प्रदान करते हैं भाषा का, संस्कृतियों का। तो पूरा देश हमारा क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। यहाँ कहा ही जाता है कि अनेकता में एकता, ये हमारे यहाँ के संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि अनेक होते हुए भी हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं और हम सारे कल्चर को हम मान सकते हैं। जब तुम्हारा जो मन करे वो ड्रेस पहन सकते हो, जब तुम्हारा जो मन करे उस तरह का खान पान रख सकते हो, उस तरह का त्यौहार मना सकते हो। तो इसलिए हमारी संस्कृति सबसे समृद्ध है। तो इसमें लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि हमारी संस्कृति कैसी है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह हम आपको नेक्स्ट